Good morning, students. Today we will continue chapter 1 of geography for class 10th and chapter name is resource and development. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में महात्मा गांधी द्वारा दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा यानी कि डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज को देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं लेसन स्टार्ट। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स। तो महात्मा गांधी की ये जो डेफिनेशन है ये हमें बहुत कुछ बताती है रिसोर्सेज के बारे में। उनका क्या मानना था? उनका मानना ये था कि हमारी धरती के पास, ये सिर्फ एक देश के लिए बात नहीं हो रही, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बात हो रही है। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि हमारी धरती के पास रिसोर्सेज के रूप में बहुत कुछ है। फॉर एवरीबडी नीड्स, प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास इनफ है, बहुत है। बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, लेकिन किसी की भी लालच को पूरा कर सके इतना हम लोगों के पास नहीं है। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो ये रिसोर्सेज जो हैं हमेशा हमारे लिए बने रहेंगे। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी भी लालच आ जाता है ज़्यादा कमाने का, अपनी उन्नति ज़्यादा करने का, डेवलपमेंट को ज़्यादा बढ़ाने का, तो उस वे में अगर हम लोग जाते हैं तो वो होती है ग्रीड की सिचुएशन यानी कि लालच। लेकिन जब हम रिसोर्सेज से लालच के वे में उसे निकालना शुरू कर देंगे तो फिर जो पूरा एनवायरनमेंट है वो भी डिस्ट्रॉय होगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उन्हें शायद वो सब चीज़ें ना मिल सके। तो महात्मा गांधी की ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में जो है वो कई बार देखने को मिलती है 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेज को। तो लैंड रिसोर्सेज यानी कि जो भूमि संसाधन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके यूजेस क्या क्या हैं? देखिए, ह्यूमन बींग्स परफॉर्म देयर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। मानव अपनी आर्थिक और जो गैर आर्थिक है यानी कि जो इकोनॉमिक है वो तो है ही, साथ में नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी की सभी लैंड पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लैंड फुलफिल आवर ऑल नीड्स, और लैंड हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि अगर हमें कृषि करनी है तो लैंड पे करनी पड़ेगी, फैक्ट्री डालनी है तो लैंड पे डालनी पड़ेगी, रहने के लिए घर बनाना है वो भी लैंड पर ही बनेगा। तो ऑलमोस्ट हमारी सभी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक हो रादर देन अन इकोनॉमिक हो वो या नॉन इकोनॉमिक हो, सभी एक्टिविटीज़ हम लोगों की लैंड से ही फुलफ़िल होती हैं। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन अगर हम लोग कहें तो लैंड इज़ मेड ऑफ फाइनेट मैग्नेट्यूड। लैंड जो बना हुआ है वो एक निश्चित एरिया में बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज 2020 में हमारे पास जितना लैंड है 2021 में वो लैंड थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। यानी कि ये लैंड शुरू से हमारे पास जितना है उतना ही हमारे पास रहेगा। इट इज़ लिमिटेड, ये लिमिटेड है। बट आर नीड्स आर ऑलवेज इंक्रीज, लेकिन हमारी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए ये लिमिटेशन है कि कम लैंड पर या लिमिटेड लैंड पर भी हम अपनी इंक्रीज़ हुई नीड्स को किस तरह से फुलफ़िल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है हमारे लिए। अब हम देखते हैं इंडियन लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बेसिकली हमने इंडियन लैंड मास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्चुअली हम लोग इसको ज़्यादा पार्ट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि ये अलग अलग और भी इससे भी इसकी सब कैटेगरीज भी निकल सकती है। लेकिन फ़िलहाल बेसिकली हम लोग लैंड मास की जो उसको डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट्स के अंदर देखेंगे। प्लेन एरियाज, प्लेन एरिया इंडिया का अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपको 9th का लर्न है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का तो उसमें भी बताया गया है कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है। उसमें से 43% एरिया ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जितना हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 43% एरिया क्या है? प्लेन है, यानी कि वो समतल मैदान के रूप में है। माउंटेन्स यानी कि जो पहाड़ बने हुए हैं,
30% एरिया इंक्लूड इन माउंटेन्स। हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 30% एरिया किस में है निहित, वो पहाड़ों में, यानी कि माउंटेन्स बने हुए हैं उस पर। प्लेट्यू यानी पठार वाला एरिया है वो 27% एरिया है, यानी कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 27% एरिया प्लेट्यू में आता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि लैंड भारत में किन किन हिस्सों में बटा हुआ है, कौन कौन से वहाँ पर वनस्पति हैं, वेजिटेशन है, वो लोग हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट आता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट आप सभी को पता है, फॉरेस्ट वो एरिया होता है जो कि अलग अलग तरह की वेजिटेशन से ढका हुआ होता है, ठीक है। जो हमारे देश की फ्लोरा को हम अगर डिफाइन करें तो हमारे देश का जितने भी फ्लोरा एरिया है वो फॉरेस्ट ही है, वो सारा का सारा जंगल है। अब ये कितना है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर, सेकंड पार्ट में हम लोग किस एरिया को लेते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो एरिया जो नहीं, जो भूमि के लिए उपलब्ध, जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें आता है बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन यानी कि बंजर और वेस्टलैंड यानी कि ऐसी भूमि जो एक तरह से वेस्ट है। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं इसका। बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जहाँ पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते। वेस्टलैंड भी ऐसा ही होता है, वो एरिया जहाँ पर जिस भूमि पर कृषि ना की जा सके, दैट इज़ वेस्टलैंड। अब लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एरिया, सेकंड नंबर में हम कल्टीवेशन के लिए उस भूमि को भी यूज़ नहीं करेंगे जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में यूज़ होती है, जैसे कि रोड बना दिया या फिर बिल्डिंग बना दी। अगर किसी एरिया पर अगर आप लोगों ने भी ध्यान दिया हो, जैसा हम लोगों की आज की टोपोग्राफी है, यानी कि आज हमारे अलग अलग एरिया में कहीं पर पार्क डेवलप हो गए हैं, कहीं पर बिल्डिंग्स बन गई हैं। आज से शायद 50 साल पहले या 100 साल पहले इस तरह की चीज़ें वहाँ पर ना हो, जैसे कि हो सकता है वो पूरा एरिया खेती में यूज़ होता हो सकता है वो पूरा एरिया वेस्टलैंड हो, ठीक है। तो अब वो एरिया को डेवलप कर लिया गया है, रोड बना करके उसके ऊपर रोड बना दी गई है, उस पर बिल्डिंग्स बना दी गई है। तो ये किस में आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आएगा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दूसरे ऐसे भूमि जहाँ पर कृषि ना होती हो, इसमें कौन सा आ जाएगा, पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, वो एरिया जो कि घास भूमि के रूप में डेवलप किया गया है, जो कि चराने वाली भूमि के रूप में डेवलप किया गया है, वो भी किस में आएगा, अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आएगा। और बी में आएगा लैंड अंडर मिसक्लेनियस ट्री क्रॉप, ऐसे लैंड जहाँ पर मिसक्लेनियस ट्रीज़ अपने आप से उग जाते हैं, यानी कि वहाँ पर किसी तरह की कोई खेती नहीं की गई। आपने देखा है कि खेती करने के बाद अगर हम लोग उस एरिया को, उस फील्ड को खाली छोड़ दें तो थोड़े समय के बाद यहाँ पर घास, पत्ते, तिनके वगैरह खुद से उगने शुरू हो जाते हैं, कुछ अलग अलग तरह के पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसक्लेनियस ट्री क्रॉप्स बोलते हैं। तो ऐसा ही लैंड जहाँ पर मिसक्लेनियस ट्री क्रॉप्स अपने आप से उग जाती हैं और फिर उसको खेती के लिए यूज़ नहीं किया जाता, वो भी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर ही आने वाला एक सब कैटेगरी है। सी में आएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऐसा एरिया जो कि 5 साल से अधिक समय तक खाली पड़ा हो, यानी कि आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पर 5 साल से ज़्यादा समय हो गया, वहाँ पर अभी तक एक बार भी खेती नहीं हुई है, तो उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलेंगे। यानी कि वहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकती है लेकिन नहीं हो रही, अभी वो वेस्ट जा रहा है लैंड, तो उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड में बोलते हैं। ये भी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आने वाली कैटेगरी है। फोर्थ में आएगा फॉलोलैंड। फैलोलैंड क्या होता है, फैलोलैंड की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, एक होता है इसमें करंट फैलोलैंड कौन सा होगा, लैंड विच इज़ बीइंग लेफ्ट फैलो फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। कई बार कुछ भूमि ऐसी होती है जिसमें कि जिसको कि
1 साल के लिए या फिर 1 साल से कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे खेती होती तो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 1 साल तक वहाँ पर खेती नहीं हो रही, या कई बार 1 साल से भी कम समय के लिए, जैसे 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए उस जगह को छोड़ दिया जाता है, तो दैट इज़ करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो, और दूसरी कैटेगरी है अदर देन करंट फैलो। ये वो लैंड है विच इज़ बीइंग लेफ्ट फैलो फॉर 1 to 5 ईयर, जो 1 से 5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि 5 साल तक उसमें खेती नहीं हो रही, 1 से 5 साल के लिए उस खेत को खाली छोड़ दिया गया, उस फील्ड को खाली छोड़ दिया गया है, और छठे साल उसमें खेती हो जाती है, तो दैट इज़ अदर देन करंट फैलो। ठीक है। और एक मैंने इसको 5 ईयर से आगे वाली जो इसमें बताया था कि उस वाली कंडीशन में जब 5 ईयर से भी आगे का समय तक खेती नहीं होती। ठीक है। तो लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर जो वाला हिस्सा था उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड मानते हैं। ये अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आता है, ये फैलो लैंड के अंदर आता है, अदर देन करंट फैलो। अब इसमें 5th पार्ट आपका जो आता है दैट इज़ नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या होता है, एक पूरे साल के अंदर एक लैंड पर अगर वो लैंड एक बार भी कल्टीवेटेड हो जाता है, यानी कि एक बार भी उस एरिया के अंदर कल्टीवेशन को लगाया गया, यानी कि वहाँ पर पैदावार जो है किसी भी चीज़ की खेती की गई, चाहे 1 साल में एक बार गेहूं की खेती वहाँ पर हुई हो, तो दैट इज़ नेट सोन एरिया। अब देखो इसी से जुड़ा हुआ एक आपका ग्रोस क्रॉप एरिया। ये ग्रोस क्रॉप एरिया क्या होता है, व्हेन टोटल एरिया कल्टिवेटेड फॉर 3 टाइम इन अ ईयर देन मल्टीप्लाई द टोटल एरिया विद। अब इसको समझिए पहले, जैसे कि एक एरिया है अगर उसमें एक बार कल्टीवेशन होती है, ठीक है, तो उसको उस टोटल एरिया से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वो ग्रोस क्रॉप एरिया आ जाएगा। अगर 2 बार वहाँ पे कल्टीवेशन होती है, जैसे एक बार मैंने गेहूँ वहाँ पर उगा दी और दूसरी बार मैंने चावल वहाँ पर उगा दिए, तो 2 बार एक साल में 2 बार वहाँ पर कल्टीवेशन हुई, तो 2 को हम वहाँ के टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वैसे ही अगर 3 बार भी कल्टीवेशन होती है, अगर हम एक साल में 3 बार कल्टीवेशन वहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि हमने खरीफ की क्रॉप को उगाया, फिर रबी क्रॉप को उगाया, और बीच में जो 2 महीने का समय बचता है उसमें मैंने जायद क्रॉप को भी उगा दिया, तो एक साल में 3 बार वहाँ पर क्या हुआ, 3 टाइम वहाँ पर कल्टीवेशन हुआ। तो टोटल एरिया से जब 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज़ ग्रोस क्रॉप एरिया। तो सीधी सी भाषा में अगर हम जब टोटल एरिया को वहाँ की टाइम ऑफ क्रॉपिंग से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो जो निकल के आता है दैट इज़ ग्रोस क्रॉप एरिया। मान लीजिए हमारे पास एरिया 2 हेक्टेयर था और मैंने वहाँ पर 3 बार क्रॉपिंग टाइम रखा, यानी कि 3 बार मैंने वहाँ पर कल्टीवेशन की, तो जो 6 हेक्टेयर किलोमीटर निकला दैट इज़ ग्रोस क्रॉप एरिया। तो उसको ग्रोस क्रॉप एरिया कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया जो अभी हमने पीछे किया था उसको पाई चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स को देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन किन कॉजेस से होता है, उसके मेजर्स क्या हैं, उसके मेजरमेंट क्या है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब आगे वाले इसके पार्ट को करेंगे। यहाँ तक फ़िलहाल आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।